हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई और मैं हूं शौर्य वैष्णव फ्रॉम एनआईटी जयपुर और आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल ट्यूटर्स जेई पर। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं अपने बचे हुए 15 क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी के 16 से लेकर के 30 नंबर तक के। तो फटाफट अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ सवाल सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने 16th नंबर के क्वेश्चन पर। और 16th नंबर के क्वेश्चन पर हमको दिया गया है, क्वेश्चन लिखा गया वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऑप्शन ओरिएंटेड है, आपको ऑप्शन अच्छे से आने चाहिए। अगर आप ऑप्शन सही से पढ़ करके केसेस बना सकते हैं तो इसका मतलब आप तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखेंगे कि यार अच्छा फ्रिक्शन है, सिंपल सी बात है। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा फ्रिक्शन पीछे जाएगा। चलिए इंक्लाइंड पे सोच लेते हैं। अगर ये कोई ब्लॉक रखा है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg sin थीटा, तो भी फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। अरे सही बात है कि नहीं है? अच्छा चलो मान लो कि यार यही इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मैंने एक F फोर्स और लगा दी। मैंने इस पे एक F फोर्स और लगा दी और ये F फोर्स इतनी ज्यादा है कि ये इसको इधर मूव करा देता है, तब फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अरे हाँ ना बोलो यार। मैंने ये F फोर्स इतनी ज्यादा लगा दी कि ये पार्टिकल अब ऊपर मूव करने लगा, तो भी फ्रिक्शन पीछे लगा। तो अगर हम लॉजिकली सोचें कि फ्रिक्शन का वर्क तो हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा जो कि है मस्ट नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव। इसमें देखें तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसमें देखें तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इसमें देखें तो फोर्स फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। लेकिन एक कंडीशन, एक नहीं ऐसी अनगिनत है, लेकिन जो मेरे दिमाग में आ रही है वो यही है, डबल ब्लॉक सिस्टम। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है और इस पे एक एफ फोर्स लग रही है। अब सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फ्रिक्शन का काम क्या होता है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम होता है प्यार बना के रखना। फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन का काम होता है प्यार बना के रखना। फ्रिक्शन नहीं चाहता, फ्रिक्शन नहीं चाहता कि दो लोगों में दूरियां आ जाएं। समझे इस बात को? फ्रिक्शन नहीं चाहता कि दो लोगों में दूरियां आ जाएं। फ्रिक्शन इधर भी नहीं चाहता था कि ये पार्टिकल नीचे चला जाए, तो उसने ऊपर खींचने की कोशिश करी। फ्रिक्शन नहीं चाहता था कि ये ब्लॉक आगे चला जाए, तो इसने पीछे खींचने की कोशिश करी। फ्रिक्शन नहीं चाहता था कि ये ब्लॉक ऊपर चले जाए, तो इसने पीछे खींचने की कोशिश करी। अब ये देखो कि अगर इधर कुछ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये फोर्स एफ फोर्स बी ब्लॉक पर लग रहा है, तो असलियत में होगा क्या? ये बी ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? अरे हाँ ना बोलो। ये बी ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा, तो जो ए पर फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन क्या बोलेगा? नहीं यार, ए को भी बी के साथ रहना है। फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि ए ब्लॉक को बी ब्लॉक के साथ रहना है। अगर ए ब्लॉक को बी ब्लॉक के साथ रहना है तो फ्रिक्शन बोलेगा तू आगे लग। क्या बोलेगा? फ्रिक्शन लगेगा कहां? ए पर लगेगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन ए पर लगेगा आगे की तरफ। और अगर हम ओवरऑल सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है? अरे हाँ ना बोलो यार। डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फ्रिक्शन भी इधर। तो फ्रिक्शन का वर्क पॉजिटिव हो सकता है, मे बी पॉजिटिव। क्या हर बारी पॉजिटिव होगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है, इन सब में नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव हो सकता है। अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है पॉजिटिव होना। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने 17th नंबर के क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको 16th वाला समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल था। 17th नंबर का क्वेश्चन आपको बताता है कि a running man has the same kinetic energy as that of the boy of half his mass। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक मैन है, एक बॉय है, इसका मास 2m है अगर, तो इसका मास m है। Thus man speed up by 2 मीटर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी भी सेम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी k है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी k है। The man speed up by 2 meters per second। अच्छा चलिए मान लीजिए कि अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कितनी वेलोसिटी से जाएगा? ये अच्छा ठीक है, ये भी हम निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर है। तो मैन के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू मास इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। और अगर बॉय के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ इनटू मास इनटू उसकी v डैश वेलोसिटी का स्क्वायर। कुछ v डैश मान लेते हैं, कुछ भी होगी v डैश। तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v 2v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश का स्क्वायर। v डैश की वैल्यू आ गई √2v। v डैश इज √2v।
फिर क्या बोला गया, फिर हमको बोला गया कि जो मैन है वो अपनी स्पीड को 2 से बढ़ा लेता है, वो अपनी स्पीड को 2 से बढ़ा लिया, ठीक है, और बॉय जो है वो अपनी स्पीड को x से बढ़ा लेता है, तो वो √2v में x ऐड कर लेगा। हमको बताना है कि अभी भी काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, स्टिल इनकी काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी सेम है। हमको बताना है कि x क्या होगा, हमको बताना है कि x क्या होगा। तो यार सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि यार एक मैन है एक बॉय है, हमने सारी डिटेल्स लिख ली इस तरीके से कि हमारा मास मैन का 2m है, बॉय का m है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो हमने सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यार दो वेरिएबल बनेंगे x और v डैश, तो हम v डैश को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं v में। तो हमने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी बराबर करी, काइनेटिक एनर्जी बराबर करने पे हाफ 2m into v square is equals to half m v dash square। इससे हमें पता चल गया कि यार इनिशियली v डैश जो बॉय की स्पीड थी वो थी √2v। अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि मैन की स्पीड में 2 की बढ़ोतरी हुई और बॉय की स्पीड में x की बढ़ोतरी हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? इस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई कि उनकी काइनेटिक एनर्जी अभी भी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी अभी भी बराबर है। तो अब क्या करेंगे, अब फाइनली इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दो, क्या लिख दूं, हाफ इंटू 2m इंटू नई वाली स्पीड, नई वाली स्पीड क्या है v प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बॉय की स्पीड लिखूं, अरे बॉय की स्पीड, बॉय की काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू m इंटू इसकी नई वाली क्या है, इसकी नई वाली है √2v प्लस x का स्क्वायर, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, सही बात है। तो क्या आ गया, 2 इंटू v प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v√2 प्लस x का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों तरफ पहले रूट ले लो, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो √2v प्लस 2√2 इज इक्वल्स टू v√2 प्लस x, v√2 से v√2 कैंसिल, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2√2, x की वैल्यू आ जाएगी 2√2। तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था, आप इसको तरीके से कर सकते थे, बस आपको करना क्या था, स्टेप वाइज आपको इंफॉर्मेशन लिखनी थी और स्टेप वाइज ही आपको इसको सॉल्व करना था, ठीक है। चलते हैं अपने 18th नंबर के क्वेश्चन पर। एटीन्थ नंबर का सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 18th नंबर का सवाल जो है वो है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h। एक पार्टिकल है उसको हाइट h से रिलीज किया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, यहां से रिलीज किया है, h हाइट है। फिर हमको बोला गया है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट अ सर्टेन हाइट। अब मान लो कि यहां पे कहीं पे हमने ग्राउंड से x दूरी मान ली, इधर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इस इंस्टेंट पर x की वैल्यू और इसी इंस्टेंट पर v की वैल्यू, मतलब हमको x बताना है, हमको v बताना है। तो देखिए जो इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले दिमाग उसी पर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अरे हाँ ना बोलो यार, सबसे पहले दिमाग तो वही जाएगा कि यार जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को करते हैं। मान लेते हैं कि इसका m मास होगा और क्योंकि रिलीज किया गया है तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 रही होगी, ठीक है। चलिए काइनेटिक एनर्जी हमारी है हाफ इंटू m इंटू इस जगह पर मान लेते हैं इसकी स्पीड v रही होगी, v स्क्वायर, ठीक है, हमने v मान ली इस जगह पे स्पीड, वही हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो है 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अरे बोलो m, अरे बोलो g, और अगर मैं ग्राउंड को 0 ले लूं, ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लूं तो x हाइट पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या mgx हो जाएगी। अरे ग्राउंड पर 0 ले ली, ग्राउंड पर 0 लेने के बाद x हाइट पे क्या हो गई mgx, तो m से m तो कट गया, v स्क्वायर कितना आ गया, v स्क्वायर आ गया 4gx। चलिए एक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे को एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं, ये तो हमने लिख दी एनर्जी कंजर्वेशन से एक तरीके से, यार जो कंडीशन हमको गिवन है। दूसरा क्या हम काइनेमेटिक्स से सोच सकते हैं, सोचो सोचो, क्या हम काइनेमेटिक्स से सोच सकते हैं इसको सॉल्व करना। अगर मैं मानूं कि 0 से इसने h माइनस x हाइट कवर कर लिया, 0 से गिराया, 0 से गिराया, h माइनस x गिरा, h माइनस x गिरा तो इसकी स्पीड v मिली, यहाँ पे इसकी स्पीड v मिली। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगाऊं,
क्या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस या प्लस 2gx लिख सकता हूं? 2g s की वैल्यू हमारे पास है h माइनस एक्स, u स्क्वायर है हमारा 0, v स्क्वायर हमको फाइंड करना है। तो यहां से v स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां से v स्क्वायर आ जाएगा 2gh माइनस एक्स एंड दिस v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि भाई सवाल सेम है, जगह सेम है, v सेम है, बस ऑपरेट करने का तरीका हमारा अलग अलग था, तो इन दोनों को बराबर करो। तो 4gx शुड बी इक्वल टू 2gh माइनस एक्स, यहां से आपका g कैंसिल हो, यहां पे बचा 2x, 2x इज इक्वल्स टू h माइनस एक्स, h की वैल्यू आ गई, h की फाइंड नहीं करनी, x की फाइंड करनी है, x आ गया हमारा h/3, अरे हाँ ना बोल यार, x आ गया h/3, जैसे ही x आ गया h/3 यहां पर आप क्या कर लो, x की वैल्यू डाल दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4g into h/3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2 रूट hg/3, तो हमारे को वेलोसिटी मिल गई 2 रूट hg/3 और x मिल गया h/3। चलिए अब चलते हैं हम अपने 19वें नंबर के सवाल पर, है ना, फटाफट। आई होप कि आप लोग भी सही सही सवालों के आंसर निकाल रहे हो और जो भी डाउट आपके दिमाग में रह रहे हो वो आप तुरंत की तुरंत जो है मेरे साथ क्लियर करते चल रहे हो, ठीक है। 19th नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया। 19th नंबर के सवाल में हमारे पास क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is kept at origin at t equal to 0। मान लेते हैं ये t equal to 0 और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है and is having velocity 4√5, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 4√5 मीटर्स पर सेकंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव x हमें पता है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी इज -x³ + 6x² + 15 SI यूनिट्स। ये चीज हमको दे रखी है, हमको बोला इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज मिनिमम आफ्टर t = 0। हमको क्या बोला गया है? हमको बोला गया है कि हमको इसकी वेलोसिटी बतानी है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए या इसका एक्सेलरेशन मिनिमम हो, इसका एक्सेलरेशन मिनिमम हो। अब एक बात सोचो कि हमको ये चीज दी है, इस चीज का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा, कुछ ना कुछ यूज होगा, क्योंकि हमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो काइनेमेटिक्स का सवाल होता है, लेकिन हमको एनर्जी दी गई है। अच्छा अब याद करो एक रिलेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, वो होता है F = -du/dx। अरे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके माइनस साइन लगा दूं तो क्या मुझे फोर्स मिल जाएगी? क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूं माइनस ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करो, -3x² + 12x। अरे हाँ ना बोलो, कितना आ गया? 3x² - 12x। क्या मुझे फोर्स मिल गई? क्या मुझे यहाँ पे फोर्स मिल गई? और फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या फोर्स अपॉन मास कर दूं? एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स अपॉन मास कर दिया। तो इसको जब मैं मास से डिवाइड करूंगा, मास कितना दिया? शायद 2 kg है, मास है शायद 2 kg, बिल्कुल मास है 2 kg। तो अब मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, फोर्स ये 3x² - 6x, ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब इसको मिनिमम करो, इसको मिनिमम करने का क्या तरीका है? dA/dx को 0 कर दो, dA/dx को 0 कर दो। जैसे ही इसको 0 करोगे कितना आ जाएगा? डिफरेंशिएट करके इसको 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x - 6, जिससे x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया कि इतने x पर हमारा a मिनिमम है, तो इसका मतलब इसी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी पता करनी है। समझ में आया? हमसे बोला क्या गया था? हमको बोला गया था कि हमें वेलोसिटी बतानी है उस पॉइंट पर जिस पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा। अब देखो एक्सेलरेशन मिनिमम आया x = 2 पर, तो हमें x = 2 पर बतानी है वेलोसिटी। अब ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फिर से 2 तरीके हैं, एक काइनेमेटिक्स वाला मेथड, एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाला मेथड, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड। अब इस बात को समझो कि हम जब काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स क्यों यूज नहीं करना? काइनेमेटिक्स इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि सबसे पहली बात एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, हमको इंटीग्रेट करके सवाल निकालना पड़ेगा।
इंटीग्रेट करके सवाल निकालोगे 8 लाइनें भरेंगी, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करोगे तो 2 लाइन में आंसर आएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही यूज हो रही है, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स का यूज है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली एनर्जी कंजर्व करा सकता हूं, डायरेक्टली डेल्टा U प्लस डेल्टा K कंजर्व करा सकता हूं। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको पता है क्योंकि इनिशियल कुछ हमारे पास ये है स्पीड, तो हम क्या लिखेंगे हाफ इंटू 2 इंटू 80 16 पंजे 80 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो भैया x को 0 डाल दो क्योंकि x ओरिजिन पे ब्लॉक है हमारा, x को 0 डालोगे क्या आएगा 15। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो पता करनी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो पता करनी है, हाफ इंटू 2 इंटू v स्क्वायर प्लस अब x इक्वल टू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसमें 2 पुट करो, इसमें 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, जब इसमें 2 पुट करा तो कितना आया माइनस ऑफ 8, अरे नहीं माइनस 8 प्लस 4 6 24 प्लस 15, 15 इंटू 20 इज 15 इंटू 20 इज 35, 35 4 39, 39 माइनस 8 इज 31, 31 प्लस 31। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है ये 80 15 95, 95 माइनस 31 64, नहीं हाँ 64 का रूट इज माय वेलोसिटी व्हिच इज 8 मीटर पर सेकंड, व्हिच इज 8 मीटर पर सेकंड। काइनेमेटिक्स से भी करके देखना, मैं जरूर बोलूंगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो उस हिसाब से करना है आपको इंटीग्रेट करके, तब भी आप देखेंगे कि आपका आंसर 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा। अब चलते हैं हम अपने 20वें नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए 20th नंबर का सवाल बहुत इजी सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। हमको बोला क्या गया है, हमको बोला गया है द स्पीड v reached by a car of mass m driven with a constant power p is given by, हमको बस कुछ नहीं, पावर दिया है, वेलोसिटी दी है और मास दिया है, हमको इनको रिलेट करके बताना है कि कैसे निकलेगा। हमको इनमें पावर बतानी है, इन तीनों में रिलेट करके। मान लो कोई पावर है जो कि v, कोई कार है जो कि v वेलोसिटी से जा रही है, उसका मास m है, तो उसकी पावर कितनी होगी, बहुत सिंपल है। हम एक रिलेशन है जिसको तो कभी भूल ही नहीं सकते और वो है f डॉट v। f डॉट v को भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे कुछ वेक्टर का काम है नहीं, किसी डायरेक्शन का कुछ यूज है नहीं, तो fv समझ लो, ठीक है। अब इस बात को देखो कि हम जानते हैं कि f जो होता है वो ma होता है, और यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन का भी कुछ काम नहीं है तो हम सीधी v dv by dx पे जाएंगे, v dv by dx। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बार में ये हिट कैसे करेगा, अगर मान लीजिए एग्जाम में आया तो मैं तो बस सोचता रहूंगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन में आप देखोगे आपके पास v है, x है, p है, m है और बस जितने वेरिएबल हो गए v x p और m। तो x को कैसे लाएं v के साथ, तो वो तो केवल यही रिलेशन है v dv by dx, और तो कोई रिलेशन है नहीं। तो अब आओ वापस सवाल पर। सवाल हमको बता रहा है कि f की जगह पे m v dv by dx लिखना है और यहाँ पे v लिख देना है। पावर इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर dv by dx। अब इसको लिखो आप p by m dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर dv, कर दीजिए इंटीग्रेट 0 से लेके x तक और 0 से लेकर के v तक। तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा p by m x इज इक्वल्स टू v क्यूब by 3, ठीक है। तो v या पावर हमको निकालना है, नहीं हमको v निकालना है, v इज इक्वल्स टू 3xp by m, इस पूरे की पावर 1/3, ठीक है, इस पूरे की पावर 1/3। चलिए अब चलते हैं हम अपने 21st नंबर के सवाल पर। आई होप मेरी पेस आपको तेज नहीं लग रही हो, वरना अगर तेज है भी तो थोड़ा अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाओ यार, थोड़ा तेज चीजों को ग्रैब करना सीखो, और वही तो करना है आपको इंजीनियरिंग में चल के आगे इंजीनियरिंग में आपको यही करना है, आपको तेज बेस पे सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें समझनी है। 21st, a man places a chain of mass m and l on a table slowly,
देखिए चेन का सवाल जिससे काफी लोग घबराते हैं, काफी लोग घबराते हैं चेन के सवाल से। ठीक है, ये एक चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है। इनिशियली द लोअर एंड ऑफ द चेन जस्ट टचेस द टेबल, द मैन ड्रॉप्स द चेन विद हाफ ऑफ द चेन इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आधी चेन जो है वो ऐसे और आधी कुछ कुछ ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये l/2 है और इसका मास भी m/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है ठीक है, चलिए द वर्क डन बाय द मैन इन दिस प्रोसेस, हमको बताना है वर्क डन बाय मैन इन दिस प्रोसेस। अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन सिंपली होता क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, क्या वर्क डन इज सिंपली डेल्टा यू। क्या जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा क्या उतना ही वर्क डन हुआ है। जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया उतना ही वर्क डन हुआ, सिंपल सी बात है। जो चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी का वो गया कहां, वो वर्क में ही तो गया, उतना ही तो वर्क किया है। अब सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन है और ये मेरे पास फाइनल कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में बस पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वही तो मेरा वर्क डन है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ो L/2 पर, इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ो L/4 पर। ठीक है, अब बस लिख देना है आपको U2 माइनस U1 या फिर UF माइनस UI। तो जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो मास कितना m/2, g और लेंथ L/4, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो आधे पे होगा। हम सेंटर ऑफ मास को क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए हमें सेंटर ऑफ मास को पकड़ना पड़ता है। जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास, अगर रिंग वगैरह की बात कर रहे होते तब भी हमको सेंटर ऑफ मास को ही पकड़ना पड़ता, डिस्क की बात कर रहे होते तब भी हमको सेंटर ऑफ मास को पकड़ना पड़ता। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तब हमको सेंटर ऑफ मास को पकड़ना पड़ता है। माइनस mg/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कुछ कुछ आ जाएगा आपका mg/4 माइनस mg/2, एलसीएम कितना आएगा आपका 4 mgl माइनस 2 mgl। आंसर क्या आ रहा है, माइनस mgl/4। ओके, लेट मी चेक द आंसर, आई डोंट रिमेंबर। -3/8 इज द आंसर। लेट मी सी, ओ दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा, देखा गलती हुई। गलती ये हुई कि मैंने L/4 नहीं करा इसको, मैंने इसको L/2 लिख दिया, क्योंकि मुझे दिख भी यहाँ से L/2 ही रहा है। L/4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा L/8। जैसे ही यहाँ पे L/8 हुआ तो क्या चेंज आएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 8। जैसे इसका एलसीएम 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 mg/8। ठीक है, आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 mg/8। इतना ही तो वर्क डन होगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही वर्क डन हुआ। -3 mgl/8 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, फिर से आपको ऑप्शन सोच करके समझ करके मार्क करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, क्वेश्चन नंबर 22, और आपको बोला गया कि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स जो है वो है -4/x² + 2 न्यूटन। ठीक, when the block moves from x equal to -2 to x equal to 4, x equal to -2 से x equal to 4 तक मेरा ब्लॉक चला। The change in kinetic energy of the block is, change in kinetic energy, change in kinetic energy। तो आप सिंपल सी एक बात बताइए कि क्या आपके दिमाग में आ रहा है, दिमाग में क्या आ सकता है, अरे यार फोर्स दी हुई है, कुछ चला भी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसी भी कोई चीज है, फिर वो एकदम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, हाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ऐसा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब। तो अगर सिंपल सी बात करें तो क्या आपके दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आता? अगर नहीं आता तो इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करो कि वर्क की बात हो, फोर्स की बात हो, और फिर डेल्टा के पूछ ले कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता दो, या फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो, या वेलोसिटी बता दो, तो आपके दिमाग में ये चीज सबसे पहले स्ट्राइक करनी चाहिए, ये चीज सबसे पहले आनी चाहिए। अब आप देखो कि वर्क तो केवल इस F फोर्स का होगा और वही मेरे बराबर होगा डेल्टा के की, यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस जगह पर क्या केवल यही F फोर्स वर्क कर रही है?
तो क्या वर्क डन बाय ओनली F फोर्स होगा? और क्या यही मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगा? अरे हाँ ना बोलो यार। अब बात आती है कि यार इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो आप इसको देखो, जैसे ही आप x की वैल्यू -2 रखोगे या चाहे x की वैल्यू 4 रख दोगे, क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा? बस मेरे को ये बताओ, क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा? अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ जी कि ना जी? अरे हाँ जी कि ना जी? डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। डिनोमिनेटर क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा। तो ओवरऑल फोर्स क्या है? ओवरऑल फोर्स तो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओवरऑल फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब अगर मेरा पार्टिकल x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू 4 पे चला, यूं चला, तो फोर्स यूं लग रही थी और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा था। अगर कभी भी 180 डिग्री का एंगल बन जाता है, फोर्स इस तरफ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो क्या वर्क नेगेटिव हो जाता है? जैसे ही पता चला कि वर्क नेगेटिव, तो इस रिलेशन से मैंने बोल दिया डेल्टा के इज आल्सो नेगेटिव। दैट मींस कि हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव रहा होगा। अरे हाँ जी कि ना जी? अरे समझ में आया? अरे मेरे बबुआ को समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए चलते हैं अब 23rd नंबर के सवाल पर। थर्ड नंबर का सवाल अब हम पढ़ते हैं, और 23rd में पेंडुलम जैसी कोई चीज हमको दिखाई दे रही है। A pendulum of mass m is pulled from a position A। चलिए सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं। यहां से एक ऐसे बॉब लटका है, यहां से एक ऐसे है, और ये ऐसे है। ये एंगल 37 डिग्री है, ये L है। मैं आप सबको पहले ही बता देता हूं कि जो 37 है, 37 और 53, ये एनडीए के बहुत पसंदीदा एंगल है। एनडीए को इन एंगल से बहुत प्यार है, वो यही पूछता है 30, 60, 45, इन सब से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि यार ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, एक फोर्स F इक्वल टू mg/3 लगी है, हमको बी पर वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी शोन इन फिगर। चलिए क्या चीज कर सकते हैं? सबसे पहले क्या फिर से आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करी कि नहीं करी? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपके दिमाग में फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम स्ट्राइक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमसे क्या पूछा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ या वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो एक बात समझो कि कभी भी हमारे पास अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमें निकालना होता है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। किस तरीके से मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और यहां पर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो हम इस चीज को सीधा सीधा दिमाग में ला सकते हैं। अब ये कैसे आता है, आपको लेक्चर्स में पता चल जाएगा, क्योंकि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो अब जो ऑल द फोर्सेस है उसमें कुछ कंजर्वेटिव भी होती है, कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी होती है, कुछ जीरो भी होती है, किसी का वर्क डन जीरो भी हो जाता है। तो कंजर्वेटिव को इधर भेज करके डेल्टा यू लिख देते हैं। ठीक है, मोटा मोटा बता दिया। अब इस एफ फोर्स का वर्क डन, तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि अगर फोर्स इस तरफ है तो बॉल का इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अरे हाँ या ना? समझ में आया? फोर्स इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ कितना हुआ? तो कैसे लिख सकते हैं भाई? इधर का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो ये भी L, ये L, तो ये कितना? ये L cos थीटा, तो ये कितना? L sin 37। तो बॉल यहां से यहां आ गई, यहां से यहां आ गई, यहां से यहां, किस फोर्स की वजह से? इस फोर्स की वजह से। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? mg L/3 इंटू mg/3 इंटू L sin 37। ठीक है, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वही हमको निकालनी है, हाफ इंटू mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इस जगह को रेफरेंस मान लो, इस जगह को मान लो 0। तो अब ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी? क्या L माइनस L cos थीटा ही तो ऊपर गया, L माइनस L cos थीटा, L माइनस L cos थीटा। तो क्या लिख दूं? m g L
1 माइनस कॉस थीटा या कॉस 37 माइनस माइनस, अब देखो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ गया ये mgl/3 sin 37 is 3/5, दिस इज हाफ mv² प्लस mgl cos 37 is 4/5, this is equal to mgl into 1 minus 4/5, this is equal to 5 and 1/5, this is equal to 1/5। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, कुछ गलती कर दी क्या? लेट मी चेक इट अगेन। हाँ सही है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि यार ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा कट गया, 3 से 3 कैंसिल, mgl/5 mgl/5, इसका मतलब हाफ mv² जो है वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी 0 आ रही है। तो हम क्या देख सकते हैं कि इस तरीके से भी बन सकता है कि ये जो थी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन हुई और यहीं पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब ये इतना ही मोशन करेगा, बस ये इतना ही मोशन करेगा। तो इस फोर्स के एक्स्ट्रा लगाने की वजह से भी ऐसा हुआ कि यहाँ पे केवल जाकर के वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका मोशन कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी 0 किस तरीके से है आपको समझ में आया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 24th नंबर के सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, assuming that the potential energy of the spring is 0 when it is stretched by x naught, then its potential energy when it is compressed by x naught by 2 is। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि मुझे लग रहा है। ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ है, यहां से कुछ x naught ये ब्लॉक आगे गया और यहां से कुछ x naught by 2 इसको हमने कंप्रेस किया। ठीक है, अब हमसे ये बोला गया है, हमको ये बोला गया है कि जो ये ब्लॉक है जब ये x naught आगे चला जाता है, जब इसका इलोंगेशन x naught हो जाता है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम मान रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, मान रहे हैं कि यहाँ पे 0 है। तो हमको बताना है कि जब ये कंप्रेस कर जाएगा, जब ये कंप्रेस करेगा x naught by 2 से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले हमने क्या चीज देखी, हमने यहां भी एक चीज देखी है कि पोटेंशियल एनर्जी इन इटसेल्फ, पोटेंशियल एनर्जी इन इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। जैसे कि अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पर अगर मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैंने मान लिया रेफरेंस 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मेरी जो है वो हो जाएगी mgh। अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर 0 है तो यहां पर हो जाएगी -mgh। अरे हाँ कि ना, तो जिस भी जगह पर मैं रेफरेंस ले लेता हूं उसके अकॉर्डिंग मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक, लेकिन क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं, जो मेरा चेंज है वो इधर भी mgh है और जब मैंने इसको 0 लिया था तब भी मेरा चेंज mgh ही था। तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इस लाइन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है does not depend on reference point। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो मेरे को पता है कि इस जगह पे u 0 है, तो मैं यहां से सीधे सीधे इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं डेल्टा u करके, डेल्टा u करके मैं इस जगह पे सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं। तो क्या करूंगा, u2 माइनस u1। अब इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा, कितना आता है इसको सॉल्व करके, माइनस कुछ कुछ आता है, -3/8 के x नॉट स्क्वायर। आता कैसे है, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा फिर इसकी लिखूंगा, हाफ के x नॉट बाय 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x नॉट का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करके आपका यही आएगा। लेकिन अब बात ये है, जो डाउट है वो डाउट ये है कि जब हमने इसको 0 ही मान लिया तो अब इसको 0 क्यों नहीं लिख रहे। ठीक, ये आपके दिमाग में आना चाहिए ताकि आपका दिमाग भी बिल्डअप हो। ये ऐसा कर दूंगा मैं तो सिंपल है, चेंज मेरा किसी रेफरेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो मैं सिंपल ही लिख सकता हूं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, चेंज नहीं पूछा पहली बात।
हम चेंज मान रहे हैं तो आंसर आ रहा है। हमसे पूछा गया है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताओ, हमसे चेंज नहीं पूछा गया। लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल कैसे सकते हैं? निकाल तो तभी सकते हैं जब हमारे पास चेंज हो। असल में पोटेंशियल एनर्जी ऐसी कोई चीज नहीं होती। हम कैसे निकाल सकते हैं? हम केवल चेंज के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जीरो है, पता है मुझको यहाँ पे जीरो है, तभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे माइनस mgh होगा। तो हमने देखा कि जब यहाँ पे जीरो है तभी जाकर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कितना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो है तो हमने यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिया? केवल मेरा आंसर x नॉट स्क्वायर बाय 8 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है। अब यही चीज का डाउट है कि अगर इसको जीरो माना है तो इसको जीरो लिया क्यों नहीं है? बस ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आया। अगर ऐसा कुछ सवाल आए तो आपको सिंपली जीरो नहीं मानना, इस तरीके से करना है। ये चीज आपको समझ में आएगी। अब हम चलते हैं अपने 25 नंबर सवाल पर, ठीक है। ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है और 25th नंबर का सवाल हमारे सामने है। A simple pendulum is released from A as shown. If M and L represent the mass of the bob and the length of the pendulum, the gain in kinetic energy at B. सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा नहीं है। A से जब B पर आ रहा है तो हमको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हुआ। मतलब कि क्या हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही बताना है? क्या हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना है? अरे हाँ ना बोलो यार। तो अब सिंपल सी बात ये है कि जब मेरा बॉब यहां से गिरा और यहां पे आया तो उसने क्या चीज छोड़ी और क्या चीज बनाई? जो भी डिक्रीज हुआ, डिक्रीज किस में हुआ? डिक्रीज किस में हुआ? डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। अरे हाँ ना बोलो यार, ज्यादा हाइट से कम हाइट पे आया। डिक्रीज किस में हुआ? डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। अब वो जो घटी है, वो घटी पोटेंशियल एनर्जी कहां गई? वही तो गई काइनेटिक एनर्जी में। जो पोटेंशियल एनर्जी घटी वही गई काइनेटिक में, जो घटी वही काइनेटिक में गई। तो घटी कितनी? सबसे पहले तो ये चीज निकालो कि घटी कितनी। अब ये हाइट पता होनी चाहिए। ये हाइट कैसे पता होगी? अगर ये L है तो क्या ये L cos 37 हो गया? L cos 37, L cos 37 हो गया कि नहीं हो गया? तो चेंज इन U, चेंज इन U क्या आया? चेंज इन U आ गया mgl cos 37। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है वही तो चेंज इन काइनेटिक में है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो ही है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ के हो जाएगी तो इसको हम लिख देते हैं। ये मेरा बराबर होगा mgl cos 37 के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgl इंटू 4/5, mgl इंटू 4/5, mgl इंटू 4/5। कुछ गलती कर दी क्या? एंगल 30 डिग्री है यार, तुम लोग क्या देखते नहीं हो? एंगल 30 डिग्री है भाई। हर बार 37 भी नहीं देता एनटीए, हर बार 37 नहीं देता, 30 है। एंगल 30 डिग्री है। अगर एंगल 30 डिग्री हो गया तो cos 30 इज √3/2 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने 26 नंबर के सवाल पर। ट्वेंटी सिक्स नंबर का सवाल हमको क्या बोल रहा है? 26 बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। 26 बॉडी ऑफ मास इज 3 kg अपॉन एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिस्प्लेस्ड बाय s मीटर। कुछ एक फोर्स लग रही होगी और वो s मीटर डिस्प्लेस कर दिया और s का जो रिलेशन है वो टाइम के साथ दिया गया है t²/3। हमको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड्स। अब इस सवाल को करें तो करें कैसे? कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन है नहीं। अगर वर्क डन बाय द फोर्स निकालना है तो हमारे को क्या चाहिए? हमको चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे गौर से देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या वो टाइम डिपेंडेंट है? क्या वो टाइम डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है? और फोर्स के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, फोर्स को तो एकदम सन्नाटे में रख दिया। लेकिन 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 फिर से मैं एक चीज को दोहराऊंगा, ये
ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर वाले में ब्रह्मास्त्र है। ये फिजिक्स का एक बहुत बड़ा अस्त्र है जिसको हम सही से अगर यूज करना समझ गए, किस पर चलाना है, किस तरीके से चलाना है, कब चलाना है, ये फिजिक्स का बहुत बड़ा अस्त्र है। इसको सही से चलाना आपको आना चाहिए, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा इस अस्त्र को चलाने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर हमको वर्क डन बाय फोर्स निकालना है इन 2 सेकेंड्स, तो क्या मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दूं इन 2 सेकेंड्स? क्या बात बराबर है? क्या बात बराबर है? मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूं 2 सेकंड में, क्या बात बराबर हो जाएगी वर्क डन बाय फोर्स की? ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो अब आपको वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी कैसे आती है? वेलोसिटी आती है ds/dt से। तो ds/dt करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2t/3, 2t/3। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 है और t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या है? 4/3। अरे काम बन गया, अरे काम बन गया। अगर मेरे को डेल्टा k लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? k/2 - k/0। k/2 इज व्हाट? हाफ इनटू m इनटू v स्क्वायर माइनस हाफ इनटू m इनटू वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/2 इनटू 3 इनटू 16/9। दिस इज कैंसिल्ड, दिस इज 3, दिस इज 8। आंसर इज वर्क डन बाय फोर्स इज 8/3 जूल। 8/3 जूल। बहुत सुंदर। इसके बाद हम चलते हैं अपने 27वें नंबर के सवाल पर। सत्ताईसवां नंबर का सवाल हम सबके सामने आ गया है। अब पंप इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 600 kg ऑफ वाटर पर मिनट। पर मिनट पंप है वो 600 kg वाटर पर मिनट उठाता है फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप। 25 मीटर नीचे वेल से वो पानी उठाता है। इजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड। कितनी स्पीड से इजेक्ट करता है उसको? 50 मीटर्स पर सेकंड से। हमको पावर कितनी रिक्वायर्ड है इस पूरे टास्क में वो बताना है। तो देखिए बहुत ही सरल सवाल है अगर आप सही तरीके से समझ जाए। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एक चीज तो आ जाएगी कि यार पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार टाइम तो गिवन नहीं है, टाइम तो गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है तो सर कैसे करेंगे? अब आप एक चीज को फिर से गौर करें, आपको मास जो है वो 600 kg पर मिनट दिया हुआ है। तो क्या यही काम की चीज है? क्या पर मिनट से मेरा टाइम वाला मामला सेट है? पर मिनट से मेरा टाइम वाला मामला सेट है। अगर मेरा मिनट से टाइम वाला मामला सेट है तो बस एक चीज अटक रही है, वो है मिनट को सेकंड में कर लो। मिनट को सेकंड में कर लो, वो कैसे हो जाएगा? 60 से डिवाइड करके। तो ये चीज हो जाएगी, मास हो जाएगा 10 kg पर सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में 10 किलो ट्रांसफर कर देता है। 1 सेकंड में 10 किलो ट्रांसफर कर देता है। अब बात आती है एनर्जी की। यार एनर्जी क्या होगी? तो सबसे पहले अगर 25 मीटर नीचे से लेकर के आ रहा है तो कुछ ग्रेविटेशनल एनर्जी भी बढ़ाई, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाई, और फिर उसको 50 मीटर पर सेकंड से निकाल भी रहा है तो वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी क्या लिख दूंगा मैं? mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, टाइम का केस मास संभाल लेगा क्योंकि मास जो है मेरा पर टाइम में है। मास को कॉमन ले लो, मास को कॉमन ले लो। अब मेरा ये पावर चल रहा है, मैं पावर निकाल रहा हूं, मास को कॉमन ले लो। g कितना हो गया? 10, h कितना हो गया? 25, हाफ v स्क्वायर कितना है? 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25, 250 और 25 पंजे 125, 1250 और 250 इस 1500। ठीक, पावर आपका आ जाएगा, मास की जगह पे लिखा 10 इंटू 1500, मतलब कि 15,000 वॉट, मतलब कि पावर इज 15 किलोवाट। इजी सवाल, बस जो चीज अटक रही थी वो थी आपका टाइम। टाइम कैसे मैनेज करा मैंने वो आपको समझ में आना चाहिए। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 28 नंबर के सवाल पर।
28 नंबर का सवाल हमारे सामने आ गया है और 28 नंबर का सवाल हमको बोल रहा है कि यार फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कंप्रेशन डिवाइस इज गिवन बाय, फोर्स जो है वो हमको गिवन है kx into x minus l, ठीक, और x जो है वो है 0 से l, where l is the maximum possible compression, x is the compression and k is the constant. The work required to compress the device by a distance d will be maximum when, हमको बताना है कि कितना वर्क इज रिक्वायर्ड टू डिवाइस बाय अ डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम, ठीक, हमको सिंपली बताना है कि मैक्सिमम कब होगा। अब मैक्सिमम अगर हमें बताना है तो सिंपल सी बात है कि हमको dw/dx को जीरो करना है। अरे मैक्सिमम वर्क बताना है तो हमको dw/dx को जीरो करना है कि नहीं करना है। अब एक चीज याद करो कि dw/dx तो कुछ सुना सुना सा है कि नहीं है, dw/dx तो कुछ सुना सुना सा है। अब dw/dx तो फोर्स ही होती है, dw/dx तो फोर्स ही होती है, dw/dx तो फोर्स ही होती है। तो इसका मतलब क्या, सीधा फोर्स को जीरो करना है। फोर्स को जीरो करोगे तो kx माइनस x माइनस l को जीरो करना है। इसका मतलब x एक बार जीरो, एक बार xl। अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो d को l करना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे को मैक्सिमम मिल रहा होगा, तभी जाके मुझको मैक्सिमम कंप्रेशन मिल रहा होगा। चलते हैं अपने 29 नंबर के सवाल पर। ठीक, 29 हमारा क्या सवाल है, अ बॉय ऑफ मास 1 kg। 29 में हमारे पास है एक बॉय है जिसका मास है 1 kg। ए पॉइंट दिया हुआ है कुछ 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और बी पॉइंट कुछ दिया हुआ है 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ फोर्स F is given as 2n I cap minus 4n J cap। हमको बताना है वर्क डन बाय द फोर्स। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो बहुत सिंपल सवाल है, वर्क डन बाय फोर्स बताना है। वर्क डन, अरे यार वर्क डन निकालना क्या मुश्किल है। वर्क डन अगर मुझे बताना है तो क्या F डॉट ds बताना है, वर्क डन अगर मुझे बताना है तो F डॉट ds बताना है। अब सवाल आ जाता है ds पर, ds क्या हो जाएगा, RB वेक्टर माइनस RA वेक्टर। RB अगर लिखोगे तो 3 minus 2 is 3 minus 2 is 1 I cap, 2 minus 3 is minus 1 J cap, 5 minus 4 is plus 1 K cap। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार। तो आपको ds वेक्टर भी मिल गया, जैसे ds भी मिल गया वेक्टर फॉर्म में, फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में है ही है। डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करने में आप लोग माहिर हो। 2n या 2 प्लस 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 माइनस 4 इंटू माइनस 1 दैट इज 4। आंसर आ गया 6 जूल। हमारा वर्क डन है 6 जूल। अब ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। चलते हैं अपने 30वें नंबर के सवाल पर। थर्टी नंबर का सवाल हमारे सामने, और ये बहुत बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल। An adult weighing 600 Newton raises the center of gravity of his body by 0.25 meter while taking each step of 1 meter। सवाल को समझना थोड़ा। सवाल क्या बोल रहा है कि वेट मतलब कि क्या mg 600 न्यूटन है, और उसमें बोल रहा है कि जैसे ही वो 1 मीटर चलता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास 0.25 से शिफ्ट कर जाता है ऊपर, ऊपर नीचे कहीं भी मान लो। इफ द जॉगिंग फॉर 6 किलोमीटर, अगर 6 किलोमीटर वो जॉग कर रहा है तो मुझे बताना है कैलकुलेट द एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हिम इन जॉगिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड एंड एयर अज्यूमिंग दैट द बॉडी ऑफ एडल्ट इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग 10% ऑफ एनर्जी इनटेक इन द फॉर्म ऑफ, जो भी है मैं आपको बताता हूं सिंपल सरल शब्दों में आपको करना क्या है। सबसे पहले तो एक बात समझो कि हमको mg 600 न्यूटन दिया गया है, ठीक है, मतलब उसका वेट दिया गया है 600 न्यूटन। फिर हमको बोला गया है कि यार मैं अगर 1 मीटर जॉग करता हूं, जॉग करते हैं 1 मीटर जॉग करता हूं
तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.25 पे आ जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होगे कि क्यों दिया गया है। तो मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास का ही काम होगा। इस बात को समझे? अब फील आई? अब मैं 1 मीटर चला तो मेरा 0.25 ऊपर आ गया। अब मेरे को 6 किलोमीटर चलना है तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊपर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो लीनियर रिलेशन है। 6 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 6000 मीटर। तो 1 किलोमीटर से 0.25 चेंज आया तो 1 किलोमीटर नहीं 1 मीटर से 6000 मीटर से कितना चेंज आ जाएगा? 6000 into 0.25 divided by 1 which is like this 25 छक्का 25 पंजे 125 25 छक्का 150 into 1500 ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं mgh। mg मेरे को दिया हुआ है 600 और h मेरे को आ गया है 1500। ठीक है, सब ऐसा यूनिट में चल रहा है ना? बिल्कुल। तो ये आ गया 9 into 10 की पावर 5 न्यूटन। 15 से 90 90 मतलब 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। हमने ये पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। अब आप क्वेश्चन समझोगे तो आपको बोला जाएगा कि मैं खाना खा रहा हूं, खाना खाने से हमको क्या मिलती है? एनर्जी। खाना खाने से हमको एनर्जी मिलती है। तो जितना भी मेरे खाने से इनटेक हो रहा है उसका 10% इस खाने के इनटेक का 10% जो है वही मेरा पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। इस खाने के इनटेक का 10% ही मेरी पोटेंशियल एनर्जी में जा रहा है। तो मान लो खाने का इनटेक जो है, इनटेक एनर्जी जो है वो x है। इस x का 10% जो जा रहा है वही मेरा कन्वर्ट हो रहा है 9 into 10 की पावर 5 में। इस x का 10% मेरा इसमें जा रहा है। इस x का इनटेक का 10% मेरा इसमें जा रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमको x फाइंड करना है असल में। x इज 9 into 10 की पावर 6 जूल। हमें बता करना था कि इनटेक एनर्जी कितनी है। इनटेक एनर्जी कितनी है? अगर इनटेक एनर्जी का 10% मेरा जॉगिंग में जा रहा है तो इनटेक एनर्जी कितनी है उसको इतना लंबा चौड़ा आंसर करके लिख दिया गया है। तो ये हमने अपने पूरे 30 सवाल कर लिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए हों। बहुत ही इजी सवाल थे, कुछ टफ भी थे जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल था, जैसे कि ये इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट कर दी थी। तो अब आप समझ रहे होगे कि जब आप जेईई मेन में बैठ रहे होगे तो आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को फेस करना पड़ सकता है। कुछ इस लेवल के क्वेश्चंस को आपको फेस करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करके रखना चैनल को, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस हम जो है लेकर के आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे अपनी